नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों की हल कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोगों की यह तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है, बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां का विद्रोह कहां हुआ था? ऑप्शन है अवध, दिल्ली, बंगाल या मालवा। बताइए प्रश्न संख्या एक का आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो शासक अधिकारी दिए गए हैं और सूची 2 में इनके कबीलों के बारे में बताया गया है कि ये किस कबीले से संबंध रखते थे। तो जो पहला है इल्तुतमिश शमसी, बलबन मंगोल, जमालुद्दीन याकूब एलवारी और ऑप्शन डी है मंगू हफ्सी। बताइए प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो इल्तुतमिश था वो किससे संबंध रखता था? शमसी से। और जो बलबन था उसका संबंध एलवारी से था। जमालुद्दीन याकूब का संबंध हफ्सी से हो जाएगा और ये मंगू का संबंध मंगोल से हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1342। 1342 यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकता का अर्थ वह भूभाग था जो खालसा के रूप में आरक्षित होता था, सैन्य सेवा के बदले में दिया जाता था, दान के रूप में दिया जाता था या इजारेदारी के लिए दिया जाता था। बताइए प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? एकता किस भूमि के भूभाग को कहा जाता था? देखिए, जो ये प्रथा थी, एकता प्रथा थी, इसके अंतर्गत जो सैन्य अधिकारी होते थे उन्हें वेतन के बदले जमीन के एक निश्चित भाग से कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? ऑप्शन है एवक, बलबन, रजिया और इल्तुतमिश। बताइए प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? रक्त और लौह की नीति में कौन विश्वास करता था? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। प्रश्न संख्या 6 है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गियासुद्दीन तुगलक या फिर इल्तुतमिश। बताइए प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने क्या किया था? लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और इसी के द्वारा चांदी का टंका और पीतल के जीतल नामक सिक्के जारी किए गए थे। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 7, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो अभी मैंने आपको आंसर बताया था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? मुइजुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। प्रश्न संख्या 11, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था। ऑप्शन है मुइजुद्दीन गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का या फिर बलबन का। बताइए प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा? निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को या फिर इल्तुतमिश को? बताइए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश को। प्रश्न संख्या 13, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो एकता व्यवस्था था ये किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? बताइए। ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या नूरजहां। देखिए ये जो जितनी भी ये दी हैं, चांद बीबी, दुर्गावती या नूरजहां, ये सब सल्तनत काल से संबंध नहीं रखती हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16 है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? यानी रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? ऑप्शन है अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या फिर अरबों का। बताइए प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा? रजिया बेगम को सत्ता से किसके द्वारा हटाया गया था? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों द्वारा। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? ऑप्शन है रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह या नसरुद्दीन महमूद। बताइए प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नसरुद्दीन महमूद था। ये अलाउद्दीन मशहूद शाह के निधन के पश्चात 10 जून 1246 को गद्दी पर बैठा था। यह इल्तुतमिश का पौत्र था। ये कौन था? इल्तुतमिश का पौत्र था और यह इल्तुतमिश के वंश का आखिरी शासक भी था। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? बताइए इस कथन को किसने कहा था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। बताइए प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या होगा? देखिए ये जो कथन है भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं, ये इल्तुतमिश के द्वारा कहा गया था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गियासुद्दीन तुगलक। बताइए प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ईरान से के शासकों से प्रभावित था, वहां के कल्चर से प्रभावित था। बताइए प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था? एक ईरानी त्योहार था नवरोज, इस प्रथा को भी शुरू किया था। किसको शुरू किया था? नैरोज जो प्रथा होती है उसको शुरू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21, सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी दी गई थी। किसको दी गई थी? ऑप्शन है आदिल खां को, इमादुल मुल्क को, शेर खां को या मलिक फखरुद्दीन को। बताइए प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो रावत ए अर्ज की पदवी थी ये किसको दी गई थी? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमादुल मुल्क को। इसको किसने पदवी प्रदान की थी? यह प्रदान की थी इल्तुतमिश ने। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह या फिर बलबन। बताइए देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने इसने क्या किया था? दोआब क्षेत्र में आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण हेतु लगभग 2000 सैनिक लगा रखे थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत के मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? बताइए ऑप्शन है आरपी त्रिपाठी, के एम निजामी, मोहम्मद अजीज मोहम्मद या उपरयुक्त में से कोई नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन था आरपी त्रिपाठी का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, प्रथम इलवारी शासक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन,
कुतुबुद्दीन ऐबक या गियासुद्दीन तुगलक? बताइए। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। ये प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया? ऑप्शन है सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान इल्तुतमिश, सुल्तान रजिया और ऑप्शन डी है सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। बताइए। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से बताइए कौन ऐसा शासक था जिसने सुल्तान का जो मान्यता का अधिकार पत्र था, खिलत, वो प्राप्त किया था? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान इल्तुतमिश ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इल्तुतमिश था इसने क्या किया था, 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से खिलत प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? सुल्तान का जो मान्यता का अधिकार पत्र है वो प्राप्त किया था। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? ऑप्शन है काला वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र या फिर हरा वस्त्र। बताइए। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो फरियादी होते थे उसको व्यक्ति को किस रंग के कपड़े पहनने पड़ते थे? देखिए, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो फरियादी होता था वो क्या करता था, लाल कपड़े पहनकर महल के सामने संगमरमर के बने 2 शेर थे, उनके गले में घंटी बंधी थी, उस घंटी को बजाता था, जिससे सुल्तान क्या करता था, उसकी फरियाद को सुनकर तुरंत न्याय किया करता था। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। देखिए, कथन और कारण। प्रश्न संख्या 28 जो है वो कथन और कारण है। पहले कथन बताया गया। कथन कह रहा है बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए। कारण बता रहा है बगदाद के खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। बताइए। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों ही सही है। ए और आर दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो इसकी व्याख्या है वह नहीं करता है। प्रश्न संख्या 29, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण को आर से चिन्हित किया जाए। प्रश्न संख्या 29 भी देखिए कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया था। कारण बता रहा है वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। बताइए। ऑप्शन दे रहा है ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बलबन जो था उसका मानना था कि सुल्तान की उपाधि ईश्वर की दया से मिलती है और ईश्वर के पश्चात सुल्तान का ही महत्व होता है। मतलब ईश्वर के पश्चात जो द्वितीय स्थान पर होता है वो कौन होता है? सुल्तान ही होता है। इसलिए उसकी बात का आलोचना करना सही नहीं। उसने अपने जो अमीर थे, दरबारी थे, उनको कह रखा था कि जो सुल्तान होता है उसकी बात की आलोचना करना सही नहीं है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जिसको नियामत ए खुदाई भी कहते हैं। क्लियर है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। प्रश्न संख्या 30, बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? ऑप्शन है चंगेज खां का, महमूद गजनबी का, अब्बासी खलीफा का या अफरासियाब का। बताइए। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफरासियाब का। प्रश्न संख्या 31, देखिए प्रश्न संख्या 31 फिर से कथन और कारण वाला है। तो कथन कह रहा है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण बता रहा है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? पहला जो कथन है इसका
कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, यह सही है। इसके लिए उसने क्या किया था? रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। जबकि मंगोलों का आक्रमण से बचाव के लिए उसने सुरक्षा दीवारों या दुर्गों का निर्माण कराया था। और इसके लिए उसने क्या किया था? अपने चचेरे भाई शेर खां को क्या किया था? सीमांत का सूबेदार नियुक्त किया था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। क्लियर है? चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। फिर से कथन और कारण का ही प्रश्न है। कथन कह रहा है बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। कारण बता रहा है बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। देखिए उसने जो विस्तार की नीति क्यों नहीं अपनाई थी, इसका विवरण बर्नी कर रहा है कि वो मंगोल आक्रमणों के भय के कारण वो अपना विस्तार राज्य का नहीं करना चाहता था। बताइए क्या होगा प्रश्न संख्या 32 का आंसर? बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी, यह कथन सही है। बर्नी के द्वारा जो कहा गया कि मंगोल आक्रमणों का जो भय बना रहता था वह सही है, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद या फिर बलबन। बताइए वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया? बताइए क्या होगा प्रश्न संख्या 33 का आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बलबन ने इस प्रथा को लागू किया था। इसने क्या किया था? इसने सजदा और पैबोश ईरानी परंपराओं को शुरू किया था। कौन सी? सजदा और पैरोज। सजदा क्या था? जो फरियादी या कोई भी व्यक्ति था जो जमीन पर लेटकर सुल्तान का अभिवादन करता था। और पैबोश क्या था? सुल्तान के पैरों को चूमना था। सुल्तान के पैरों को चूमने को पैबोश कहा जाता था। और उसने एक नियम और बनाया था कि इसके दरबार में जो दरबारी हैं वो मदिरा का सेवन नहीं कर सकते थे। क्लियर है? चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। ऑप्शन है अरबी पद्धति पर, फारसी पद्धति पर, तुर्की पद्धति पर या भारतीय पद्धति पर। बताइए किस पद्धति पर इसने अपने दरबार का गठन किया था बलबन ने? बताइए प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी पद्धति पर। चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? तो यह भी मैंने आपको बताया था किसने अपनाई थी, किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। क्यों अपनाई थी इसने? क्योंकि जो मेवाती लोग थे वो लूटपाट करते हुए दिल्ली की सीमा तक आने लगे थे, जिसके कारण उनसे निपटने के लिए इसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर शुद्रीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? बताइए इसमें कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट है विदेशी आक्रमण का भय, दूसरा है आंतरिक विद्रोह, सी है भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, और ऑप्शन डी है उसका कमजोर स्वभाव। बताइए प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये सही है। प्रश्न संख्या 37। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया? बताइए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक। बताइए प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये जो तुर्कान चहलगानी थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। और जो इसका दमन किया था वो किसने किया था? इसके गुलाम बलबन ने। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 38। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन है बर्नी, इशामी, इब्न बतूता या मिनहाज उश सिराज। बताइए प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्नी। इसने क्या किया था? इसने तारीख ए फिरोजशाही की रचना की थी। क्या की थी इसने? तारीख ए फिरोजशाही की रचना की थी, जिसमें इसने बलबन के राज्य की कार्यप्रणाली के बारे में लिखा है। किसकी? ठीक है। और मिनहाज उश सिराज इसने क्या लिखा है? इसने तबकाते नासरी नामक ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? तबकाते नासरी नामक ग्रंथ लिखा है। जबकि इब्न बतूता ने क्या लिखा है? किताब उल रेहला नामक पुस्तक की रचना की है। कौन सी पुस्तक? किताब उल रेहला नामक पुस्तक की रचना की है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ऑप्शन है बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर क्या होगा? किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बताइए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मेवाती थे वो लूटपाट किया करते थे, जिसके कारण इसने क्या किया, दिल्ली के जो निकटवर्ती जंगल इत्यादि को कटाने में इसने एक वर्ष को उसी में समर्पित कर दिया। क्लियर है?